नमस्कार। 24 मई को लखनऊ में मॉल एवेन्यू 12 नंबर बंगले में, जो कि बीएसपी का कार्यालय है, पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार की उत्तर प्रदेश की और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से लेकर जिले लेवल, मंडल लेवल और प्रदेश लेवल के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 की रणनीति बनाने के लिए की थी। उस बैठक में मायावती ने जो अभी तक पिछली बैठक से अभी तक जो प्रगति हुई है, अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक उन्होंने लिया और इसके अलावा कैसे सही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और 2027 के चुनाव में कैसे आगे बढ़ना है पार्टी को और कैसे फिर हाथी पर बटन दबाना है और सत्ता में वापस लाना है, आयरन रेड्डी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और कैसे उनकी सरकार में गरीब गुरबा की, दलितों की, शोषितों, वंचितों के लिए काम किया गया, देश की आम जनता के, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए जो काम किया गया, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना और सत्ता में लाने के लिए कोशिशें करना है। मेरी भी निगाहें लगी थी और आपकी भी निगाहें लगी होंगी कि इस बैठक से कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के 2 नेता उनका हालचाल लेने के लिए गए थे। वो भी तब जब राहुल गांधी रायबरेली में वीरापासी, जो कि स्वर्गीय वीरापासी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योद्धा थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण था और कांग्रेस ने वहां पर बहुजन समाज के स्वाभिमान के एक रैली भी रखी थी, एक सभा का आयोजन था। उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के जो एसटी विभाग के चेयरमैन है राजेंद्र पाल गौतम और तनुज पूनिया, जो कि उत्तर प्रदेश के एसटी विभाग के मुखिया हैं और बाराबंकी से सांसद है, पीएल पूनिया के बेटे। मैंने एक वीडियो उस पर बनाया भी था। ये हालचाल लेने के लिए लोग गए थे, तो ये क्या मैसेजिंग थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के जो उनके प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे गए थे और उनसे पूछा जाएगा कि वो क्यों गए थे। तो मेरी भी निगाहें थी और आप सबकी भी निगाहें रही होंगी कि कांग्रेस पार्टी के लोग अगर गए थे तो उसके बाद जो 24 तारीख को बात होगी तो मायावती अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगी। और मैंने तो ये अपेक्षा की थी कि कांग्रेस पार्टी को शायद वो कुछ कहें, कुछ बोलें, या उनकी इस बैठक के बाद जो बातें आए। लेकिन मालूम कल का जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं, उनका ये 2 पेज का प्रेस नोट आया है सोशल मीडिया पर, वहां भी वितरित हुआ है। उन्होंने अपने खुद के अकाउंट से ये 2 पेज का प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इस प्रेस विज्ञप्ति में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है। वैसे तो बीजेपी का नाम नहीं है, बीजेपी का भी नाम नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, सपा का नहीं है। अगर उनको बोला है तो विरोधी पक्ष करके बोला है और सरकार के बारे में कुछ बोला है तो सत्ता पक्ष के बारे में बोला। इस प्रेस नोट में मायावती ने ज्यादातर सत्ता पक्ष के बारे में बातें की है। जो उसके प्रेस नोट अगर आपने देखा हो तो ठीक है, नहीं भी देखा हो तो मैं 5 पॉइंट उनके जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन की पोलिंग बूथ स्तर तक की जमीनी मजबूती, विधानसभा चुनाव की तैयारियों, आर्थिक सहयोग, पार्टी को आर्थिक सहयोग के साथ ही जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने आदि पर गहन समीक्षा की गई। दूसरा, पिछले निर्देशों की अमल की प्रगति रिपोर्ट पर संतोष तो व्यक्त हुआ, लेकिन जिस तरह से देश के चुनावों में जिस प्रकार की नई नई भारी चुनौतियों का सामना है, उसको लेकर पार्टी की तैयारियों को और चुस्त दुरुस्त करना होगा और 5वीं बार सर्वजन हितैषी सरकार बनाने का मिशनरी लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जन उपयोगी और मजबूत पार्टी प्रत्याशियों का चयन करते समय बरती जा रही सावधानी देश व जनहित में उचित। देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात काफी दुखद, कड़वे, जिससे लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। बड़े बड़े पूंजीपतियों, धन्ना सेठ समर्थक नीति व राजनीति के चलते यहाँ सबका हो रहा अहित सभी लोगों के सामने। ऐसे में सरकारें खासकर रोजी रोटी, शांति, सौहार्द, कानून व्यवस्था जैसे जनहित की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करें, जो संकटों से राहत जरूर दिलाएगा। इसके लिए खासकर यूपी के लोगों को पूरी तरह से आजमाई हुई पार्टी बीएसपी व उसके आयरन लेडी नेतृत्व पर फिर से भरोसा करना ही होगा। इस 2 पेज के
प्रेस विज्ञप्ति में कहीं कोई कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बात नहीं है, ना जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। इससे एक बात दिमाग में आती है, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने का इच्छुक बताया जाता है। उसके बहुत से कारण हैं, उन कारणों पर मैं नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो कि ये मानता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुफीद उसके लिए कांग्रेस पार्टी। अब बहन मायावती के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी है और जिस तरह की वो 24 घंटे की नेता है मायावती, और वो क्या फैसला लेंगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और कई बार उन्होंने लोगों को चौंकाया भी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने नतीजों, अपने फैसलों से उत्तर प्रदेश नहीं देश के लोगों को भी चौंका सकती हैं क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पर चर्चा करने के लिए मैंने आपको इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी का ज्यादा इंटरेस्ट बीएसपी के साथ है और हमेशा वो इस पक्ष में रहती है कि बीएसपी उसके पाले में रहे तो ज्यादा मुफीद होगा। उसके कारण क्या है? सबसे पहले तो बहन जी के सामने चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जब से बीएसपी ने राजनीति करना शुरू किया है, इस वक्त वो सबसे बड़े चुनौती के मुहाने पर खड़ी है। अगर आज इलेक्शन कमीशन ये तय कर ले या आज समीक्षा कर ले तो बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने पर बहुत बड़ा संकट और शायद छिन भी जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जो बीएसपी का प्रदर्शन है, ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन भी तय करके देखेगा कि कब उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनना है या क्या करना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो फैक्ट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने का खतरा बीएसपी पर मंडरा रहा है। उसके लिए पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए या मिलने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उसके नियम है, इलेक्शन सिंबल्स का जो नियम है, उसके हिसाब से 1968 का शायद कानून है, उसके हिसाब से 3 महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने वाली पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। पहला कि जो सबसे नजदीकी लोकसभा चुनाव हुआ हो उसमें 6% वोट 4 राज्यों में उसे मिला हो और उसके 4 लोकसभा उम्मीदवार जीते हो। बीएसपी इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती। दूसरा, 4 राज्यों में जो अभी हालिया चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में उस पार्टी ने राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हो। बीएसपी आज की तारीख में ऐसे कोई 4 राज्य नहीं है जिसमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसके पास देखा जाए, हाल के चुनाव को देखा जाए। क्यों मैं कह रहा हूं? राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए जरूरी है कि राज्य की विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें 6% वोट उस राज्य में उस पार्टी को मिले और कम से कम 2 एमएलए जीते। ऐसा बीएसपी इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती। दूसरी, उस राज्य में कम से कम 1 एमपी जीते और 6% वोट हो। तो लोकसभा में एक भी सांसद बीएसपी का इस वक्त नहीं है, तो राज्य स्तरीय पार्टी होने की वो भी शर्त वो पूरी नहीं करती। और तीसरी शर्त यह है कि असेंबली के जितनी भी सीटें हैं उसका 3%, उस असेंबली की संख्या का 3% एमएलए अगर जीत जाए तो वो पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी होती है। ये भी क्राइटेरिया बीएसपी पूरा नहीं करती। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के जो 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है कि लोकसभा चुनाव में 6% वोट के साथ साथ 4 लोकसभा सांसद। दूसरा क्राइटेरिया उसका यह है कि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी हो। और तीसरा क्राइटेरिया है कि लोकसभा की कुल संख्या का 2%, यानी आज 543 है तो मान लीजिए 11 सांसद होने चाहिए, वो भी 3 स्टेट से आने चाहिए, 3 राज्यों से आने चाहिए 11 सांसद, एक ही राज्य से नहीं। तो इस हिसाब से बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसका छिन जाने का खतरा है। अब इन राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए बीएसपी के पास मौका क्या है? बीएसपी के पास अगले साल जो चुनाव होने हैं
उसमें उत्तर प्रदेश में होने, उत्तराखंड में होने, पंजाब में होने, ये राज्य जो है ऐसे हैं जिसमें एक समय में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा बीएसपी के पास था। और मायावती, मैं बार बार ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक नेता ऐसी है, बीजेपी को हटा दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत राज्यों में से हटा दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती एक ऐसी नेता हैं, अगर उन्होंने सक्रिय तरीके से और अपने हिसाब से उन्होंने चुनाव को लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो पिछले चुनाव में जैसा प्रदर्शन कर रही है उससे वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए, किसी को है भी नहीं। लेकिन सवाल यही है कि उन चुनाव में वो कैसे जाती। 2027 का विधानसभा चुनाव, अब ये जो स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, उसमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, पंजाब है, उसमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि मायावती के साथ उसका गठबंधन हो जाए। उसके कारण क्या, वो भी बताता हूं। तो 3 राज्य ऐसे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी गठबंधन करती है तो इसका फायदा उसे वोट परसेंटेज और प्लस सीट यानी राज्य स्तरीय पार्टी की अपनी मान्यता पाने में मिल सकता है। मायावती कतई, अब आप कहेंगे कि नेशनल पार्टी से होता जाता क्या, अब जैसे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, उसे गोवा में, पंजाब में, दिल्ली और गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है, और उसके जो राष्ट्रीय पार्टी होने का जो मैंने बताया उसको वो पूरा करती है। अब यह खतरा सीपीएम पर भी है। अभी तक की लिस्ट में सीपीएम राष्ट्रीय पार्टी में आती है, लेकिन वो उसका दर्जा छीनने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी अभी त्रिपुरा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में उसके हिसाब से देखा जाए तो वो भी उस मुहाने पर खड़ी। बात अभी मायावती की कर रहा हूं तो कांग्रेस अगर भविष्य में, वैसे मायावती क्या करेंगी मैं नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता है, वो जो भी फैसला करेंगी आप यकीन कीजिए दिवाली के बाद करेंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो जनवरी, अगर अपने हिसाब से जो 2012 का जैसे हुआ, 17 का जैसे हुआ, 22 का जैसे हुआ, तो जनवरी के पहले हफ्ते में या दिसंबर के लास्ट या जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होंगे। तो मायावती कोई भी फैसला करेंगी तो वो अभी नहीं करने वाली है। लेकिन इस पूरे प्रेस नोट में कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं की, और इसमें केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करके उन्होंने इस प्रेस नोट को जारी कर दिया। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है जो वो पहले कहती रही थी कि बीएसपी अपने दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 अकेले लड़ेगी। एक भी लाइन इस प्रेस नोट में इस तरह का नहीं है जो मैंने पढ़ा। तो क्या मायावती उत्तर प्रदेश के चुनाव में गठबंधन में जा सकती है? हालांकि ये उनका फैसला होगा, लेकिन कारण, वजह क्या है? मायावती के लिए ये 2027 का जो चुनाव है वो जीवन मरण का चुनाव है। अगर बीएसपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसके रिवाइवल के चांस फिर 2029 और जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तब स्थितियां बिल्कुल उलट हो रही हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ताकतवर तरीके से 2014 में आने के बाद 2014 में या तो बीजेपी ने सारी सीटें जीती या 2 परिवारों ने, गांधी परिवार के 2 लोगों ने और मुलायम सिंह परिवार के 5 लोगों ने। 2019 में मायावती ने जब गठबंधन किया, इसका फायदा उन्हें मिला, 10 सीटें उन्हें मिली लोकसभा की। लेकिन 2022 के चुनाव में आते आते, विधानसभा के चुनाव में आते आते उनकी सीट, एक विधानसभा सीट तक रह गई रसड़ा, वो भी उमाशंकर सिंह ने अपनी बदौलत जीती, और वो बहुत कम मार्जिन से जीते। वैसे जो बाकी जगहों का रिजल्ट था उस हिसाब से तो एकदम आमने सामने की टक्कर में उन्होंने वो सीट निकाली, उसके लिए वो बहुत उनका जन समर्थन है, इस वजह से जीते। नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में वो ज्यादा वोटों से जीतते थे और जीते होते। तो एक ही सीट बीएसपी को आई 2022 में, और 2024 के चुनाव में न सिर्फ मायावती का वोट प्रतिशत, देखिए जो मैंने कहा कि 6% वोट लोकसभा में या 4 राज्यों में मिलने की क्राइटेरिया राष्ट्रीय पार्टी बनने की है,
मायावती को 2024 के लोकसभा चुनाव में 2.04% वोट मिले हैं, जबकि 2019 में 3.67% वोट मिले थे। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, केवल यूपी की नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज राष्ट्रीय पार्टी का क्राइटेरिया वो पूरे ऑल इंडिया का है। तो अब मायावती के सामने चुनौती ये है, मायावती 2027 उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। 2022 के चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके वोटरों में और बीएसपी के तमाम उस फॉलोअर्स में या समर्थकों में ये मैसेज चला गया कि बहन जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा, बल्कि और मैं नाम गिना सकता हूं, बहुत सारे उम्मीदवारों को पहले दूसरे सीट पर पहले दूसरे उम्मीदवार उतारे गए, फिर बाद में ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिससे एनडीए के उम्मीदवारों को कहीं कोई फायदा दिखाई दे रहा था सामने सामने। तो मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती का वोटर कोर वोट बैंक अभी भी उनके साथ पूरी तरह से मजबूत है, लेकिन अंदर अंदर उसे लगता है कि पता नहीं बहन जी उस एक्शन के साथ क्यों नहीं आ रही। कई बार उसे लगता है, बहुत सारे मैं जाता रहता हूं, कम से कम मान्यवर कांशीराम के और बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर तो मैं कार्यक्रम माहौल क्या है न्यूज 24 पर हमेशा ही करता हूं और लोग मिलते भी हैं, और वो अभी उनका कमिटमेंट, उनका काडर उनके साथ है। बहुत बार उन्हें ये लगता है कि हम केवल अकेले रह गए, यानी केवल दलित समाज ही रह गया, और उस दलित समाज में भी मुख्यतः जाटव समाज ही मायावती के साथ रह गया। जब तक दूसरे समाज के लोगों को न जोड़ा जाएगा तब तक बीएसपी का रिवाइवल बहुत टफ है। और एक बात और कि बीएसपी का रिवाइवल करने के लिए मायावती के लिए 2027 का चुनाव मैं बार बार इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में जो उनके साथ, अब देश में राजनीति का ट्रेंड आप समझ ही रहे, या तो आप बीजेपी के एलाई हैं या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो अगर खिलाफ में जो बड़ी फोर्स है आप उसके साथ ना होकर के तीसरी फोर्स बनने की कोशिश करेंगे तो ये जो दूसरी तरफ वाले अपोजिशन वाले हैं उस तीसरी फोर्स को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। वो हर जगह होता है। अगर ओवैसी कहीं लड़ेंगे तो होगा कि बीजेपी की बी टीम है, हुमायूं कबीर वहां लड़ रहे तो बीजेपी की बी टीम है। वो मैसेज ये दिया जाता है कि भाई या तो आप बीजेपी एनडीए के साथ हो, अगर आप उनके खिलाफ तो आप मेरे साथ हो, मेरे ही साथ आपको आना है। अगर मेरे साथ नहीं आ रहे हो, तीसरे के साथ जा रहे हो, तो आप बीजेपी को मदद कर रहे हो। और पिछले चुनाव से ये मैसेज अपोजिशन पार्टीज ने देने की कोशिश की कि बीएसपी ने पिछले इलेक्शंस में बी टीम की भूमिका बीजेपी को दिलाई, और बीजेपी की मैसिव जीत में बीजेपी का बीएसपी कहीं न कहीं से उसका रोल रहा है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आंखें खोलने वाला था। मायावती का वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में दरक करके इंडिया गठबंधन के साथ गया। वो सिर्फ बीजेपी के इस नारे की वजह से, दो बातें हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो संविधान बदल जाएगा और 400 सीट अब की बार 400 पार अगर आया तो संविधान बदल जाएगा, यह नैरेटिव नीचे तक बहुत गया और उसका असर दिखाई दिया। लोगों ने मायावती का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन को वोट देके मोदी को फुल मेजॉरिटी में आने से रोका, बीजेपी को रोका। सिर्फ एक स्टेट ने रोका है, उत्तर प्रदेश। और मायावती के लिए यह गंभीर बात है कि संविधान की दुहाई दे करके, अब उसमें असलियत क्या थी, नैरेटिव था, सही था, गलत था, कुछ भी था चुनाव में, और मैं हमेशा कहता हूं जंग प्यार और चुनाव में सब जायज है। तो वो उन्होंने ऐसा नैरेटिव दिया कि बसपा का जो कोर वोट बैंक है, माने जाटो समाज के अलावा ज्यादातर जो बीएसपी का वोट है वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, और उसने बीएसपी को कहीं आपने देखा खाता नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये बात नहीं थी। फिर क्या हुआ, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो संविधान नहीं था, तो भी बसपा को केवल एक सीट लोग विधानसभा में क्यों मिली? क्योंकि अपोजिशन जो है, योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव हो रहा था और अपोजिशन एक इंटैक्ट था, और उस समय जितने ओबीसी के नेता थे, जितने
चेहरे हैं आपके पास जिनको फिर बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। ओम प्रकाश चौहान, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान। ये अब देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्टियां हैं, जाति आधारित पार्टियां हैं, जितने भी ओबीसी की प्रमुख जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनको बीजेपी ने अपने पाले में, उनके प्रतीकों को अपने पाले में शामिल कर लिया। अगर आप पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल, वो एक बड़ा वोट बैंक है। अगर आप मौर्य कुशवाहा समाज की बात करें तो वो जो है केशव मौर्य ही, और उस समाज के लोगों को उन्होंने हमेशा आगे करके कुशवाहा समाज को आगे करके वो उनके पास। अगर आप चौहान की बात करें, दारा सिंह चौहान, हालांकि चौहानों के नेता नहीं है, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, मैं वहीं का रहने वाला हूं। दारा सिंह चौहान पैन चौहानों के नेता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आंखों का तारा है, कैसे है वो मैं नहीं जानता। ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर वोट आज भी बहुत अच्छी खासी संख्या में इंटैक्ट। तो ये सारे चेहरे जो है बीजेपी ने अपने खेमे में किए। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सारे चेहरे अखिलेश यादव के साथ आ गए थे, इवन स्वामी प्रसाद मौर्य भी। तो उसका एक फर्क पड़ा और ये ओबीसी जातियां एक साथ खड़ी होके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मेरी समझ से, आप मेरी देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप राजनीति की समीक्षा करते हैं और समीकरणों की बात करते हैं और भविष्य की संभावनाओं की बात करते हैं, तो हर आदमी का अपनी समझ के आधार पर अपनी एक व्याख्या होती है, अपनी एक समीक्षा होती है। जरूरी नहीं है कि आप, मैं जो बात कह रहा हूं उससे आप सहमत हों, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस पर आप भी अपना दिमाग लगाएं और अपने तरीके से सोचें। अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं और पॉलिटिकली आपको इंटरेस्ट है चीजों को, थोड़ा इतिहास से, थोड़ा वर्तमान से, थोड़ा भविष्य के बारे में जानने के लिए, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि भारत की आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक मुश्त इतना वोट किसी पार्टी, किसी नेता को नहीं दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा 22 में और लोकसभा 24 में, जितना अखिलेश यादव को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और वो बीजेपी से लड़ रही थी, और इसी तरह लोकसभा में कांग्रेस के गठबंधन की वजह से वो वोट कभी नहीं गया। जबकि मुलायम सिंह हमेशा मजाक में ये कहते थे कि मेरा नाम सबने मुल्ला मुलायम सिंह रख दिया है, लेकिन मुसलमानों का मुझे वोट उतना ही मिलता है, कभी ज्यादा कभी कम, उतना ही बीएसपी को, मायावती को मिलता है। जितने मेरे मुस्लिम विधायक जीतते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा मायावती को मिलते हैं, और कई बार तो उन्हें ज्यादा मिल जाते हैं। कई सीटों पर मुसलमान उनको ज्यादा समर्थन करते हैं। तो मुस्लिम वोट, हालांकि मुस्लिम वोट बैंक अब एक वोट बैंक नहीं रहा, लेकिन तब भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला था, जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुल हुई थी, और वो बहुत पहले नहीं मुख्यमंत्री, 4 बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं रही है। अभी बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 19 वर्ष पहले ही वो 2007 में, और 2007 से 12 यानी 14 वर्ष पहले तक ही वो उत्तर प्रदेश की फुल पार्टी की, अपनी पार्टी की फुल मेजॉरिटी की मुख्यमंत्री थी। तो उनका जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने जो दलित ब्राह्मण भाईचारा, तो ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा और ब्राह्मण कैंडिडेट्स प्लस दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट, ये 3 का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था और जबरदस्त उन्हें सफलता हासिल हुई थी। 19 उनके सांसद भी जीते थे। तो अभी के तारीख में उनकी एक, अच्छा, दलित और मुसलमान का एक स्वाभाविक गठजोड़ है, स्वाभाविक है। आप कहीं देखिए दलितों और मुसलमानों का स्वाभाविक गठजोड़ कई कारण से, उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, वो आपस में बड़ा जल्दी ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन मुस्लिम वोटों के छिटकने के बाद वो एक तरफा छिटका हुआ। ऐसे में मायावती को किसी ऐसे राजनीतिक दल की, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन, वो कहती है हमारा ट्रांसफर हो जाता है, वो ये बात तो हमेशा कहती है, और ये बात सही में है कि अगर वो समझौता करती है तो उनका वोट ट्रांसफर होता है, दूसरे का आए चाहे ना आए। लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए, माइनॉरिटी वोटों के लिए, प्लस उन्हें मालूम है कि वो कैंडिडेट्स तो ऐसे दे सकती हैं, वो ब्राह्मण को दे सकती हैं, वो राजपूत। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बेल्ट में यादवों का राजपूतों से टेंशन है। जैसे ईस्टर्न यूपी आप चले जाएंगे, अंबेडकर नगर, फैजाबाद से शुरू करते हुए गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये सब 8-10 जिले, जौनपुर, ये 10-12 जिले, सुल्तानपुर, ये 12-14, चंदौली, ये 12-14 जिले ऐसे हैं जहां यादव और राजपूत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी अब पिछले 2-3 दशकों से
ये प्रतिस्पर्धी है, इनका आपस में कंपटीशन है। अगर आप वेस्टर्न यूपी आ जाएंगे, सहारनपुर आ जाएंगे, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, इस एरिया बेल्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ जाट और राजपूत का आपस में कंपटीशन है। हालांकि जाट डोमिनेट करते हैं, लेकिन राजपूत और जाट का मामला गड़बड़ रहता है। अगर ये उस तरीके से साथ नहीं आते, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा से खेती किसानी में संपन्न ये दोनों रहे हैं, पैसा इनके पास है, संख्या इनके पास है, पहले से प्रभुत्व इनके पास है, तो वो टकराव होना निश्चित रहता है। एक बेल्ट में ब्राह्मणों और राजपूतों में रहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह ऐसे ही रहता है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा जो है वो रहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, दलितों को बीएसपी अपनी पार्टी लगती है। उत्तर प्रदेश में दलित एक ऐसी पार्टी है ना जिसको किसी जाति को उससे एलर्जी है। राजपूत भी अगर अपने इलाके में मजबूत है और आज की तारीख में वो टिकट चाहता है बीजेपी से और वो सपा के खिलाफ राजनीति कर रहा है, अगर उसे भी अब बीजेपी से टिकट मांगने वालों की तो आप जान ही रहे हैं, एक तो 270-80 सीटों पर निवर्तमान विधायक है और उसके अलावा महासंघ है, आरएसएस है, वहाँ तमाम चीजें। अगर किसी पर, और वो जन नेता है, पैसे से, जन धन बल से मजबूत है और वो सपा के अगेंस्ट चुनाव लड़ाई लड़ना चाहता है, तो अगर उसे बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो वो उल्टे पांव भाग करके बीएसपी से टिकट लेता है। इसी तरह से दलित मुस्लिम माइनॉरिटी का नेता है, अगर उसे सपा ने वोट नहीं दिया, उसको एंटी बीजेपी राजनीति करनी है और सपा ने उसको टिकट नहीं दिया, तो उसकी पहली प्रायोरिटी भागते हुए वो बीएसपी के पास जाएगा और वो बीएसपी का टिकट लेगा, क्योंकि उससे मालूम है कि एक उसका जनाधार प्लस बीएसपी का अपना समीकरण। तो इसलिए बीएसपी हमेशा से ऐसी पार्टी हो जाती है जिसको मतलब बीएसपी से न राजपूतों को दिक्कत, बीएसपी से न मुस्लिमों को दिक्कत, बीएसपी से न ब्राह्मण को दिक्कत, बीएसपी से न राय साहब लोगों को दिक्कत, बीएसपी से किसी को दिक्कत नहीं। और उसमें इस हर जाति का आदमी और पूरे अक्रॉस यूपी कोई भी वो टिकट पाने के लिए और उम्मीदवार बन सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप समाजवादी पार्टी में अगर आप देखें तो आज की जो राजनीति चल रही है और पीडीए और ये सब बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, उसमें फॉरवर्ड जो है ब्राह्मण है, राजपूत है, तमाम है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। उसके बाद कुछ कुछ बेल्ट है जहां समाजवादी पार्टी का अच्छा बेल्ट है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो बीएसपी के साथ ये प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है कि पिछले 10-12 वर्षों से ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि मायावती बीजेपी के अगेंस्ट भी उतनी मजबूती से खड़ी। शायद इसीलिए प्रेस नोट में उन्होंने कोई इशारा नहीं किया है और अभी अपने सारे दरवाजे खुले रखे हैं। बड़ा मजेदार होगा 2027 में बहन मायावती का दांव, तब तक हम उस पर नजर रखेंगे। मुझे अभी तक ऐसा ही लगता है कि 24 मई की बैठक के बाद जो कुछ भी आया है वो उनके सारे दरवाजे खोलने का इशारा करता है। आगे देखते हैं क्या होगा। नमस्कार।